नमस्कार दोस्तों, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ 5-6 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बयान दिया था कि किस तरह मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को डिप्लोमेसी के जरिए अकेला रख दिया। ये बयान अब क्या हो रहा है कि साल भर बाद या 6 महीने बाद पाकिस्तानी मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ है। तो इसमें पाकिस्तानियों का यह कहना है कि भारत में G20 की बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, दुनिया से लोग आ रहे हैं और भारत और जो नीदरलैंड के एक सांसद हैं उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का 2023 में एजेंडा तय करेगा भारत। ये भारत के लिए, आपके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में क्या एजेंडा रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वो तय भारत करेगा। तो इसमें उन देशों को भी भारत ने बुलाया जिनकी महंगाई से कमर टूटी हुई है और जो रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण गेहूं, वीट की कमी से भी जूझ रहे हैं, जो पेट्रोल महंगा खरीद रहे हैं और बहुत सारी कमियों के कारण उनकी जो GDP है उनकी रफ्तार बहुत कम है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की रफ्तार इकोनॉमी की 7% रहेगी, जबकि दुनिया की रफ्तार 3% थी टोटल, उसको आधा कर दिया है 1.5%। और जबकि अमेरिका की रफ्तार 1% थी, उसको 0.5% कर दिया है। और पाकिस्तान की रफ्तार माइनस में कुछ है, -5% ऐसा कुछ फीसदी पाकिस्तान की है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी दमदार तरीके से जा रही है वो भारत की और उसके बाद चाइना की। दोस्तों, चाइना भी भारत के साथ बराबर था, पर क्योंकि दोनों ने रशिया से सस्ता पेट्रोल खरीदा और पूरी दुनिया में चाइना और भारत पूरी दुनिया का जितना तेल खरीदती उतना तो ये दोनों देश मिलाकर खरीद देते हैं, क्योंकि इनकी आबादी लगभग 1.5 बिलियन मतलब 3 अरब है। अब दोस्तों, कोरोना में जो मजाक उड़ा रहे थे चाइना, अमेरिका, यूरोपियन 30 कंट्री, दोस्तों यूरोपीय की 30 कंट्री मिला लें और अमेरिकन कंट्री मिला लें, जो ये विकसित देश है, तो अफ्रीका के गोयना के एक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में और भारत में भी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि भारत एक महान देश है। भारत में 1.5 मिलियन की आबादी है, 1.5 बिलियन की, मतलब 1.5 अरब की आबादी है। 100 करोड़, 140 करोड़, 130 करोड़ लोगों की आबादी है। दुनिया में पहले नंबर की आबादी होने के बावजूद कोरोना को कंट्रोल कर लिया। और जो अमेरिका और जो भारत के लोग कुछ मजाक उड़ा रहे थे, अमेरिका की आबादी 2-3 करोड़ 36 करोड़ है, उसमें उनकी हालत ख़राब हो गई। आप देख लो, अमेरिका और 30 कंट्री, मतलब टोटल 70 कंट्री मिला के भी भारत की आबादी जितनी आबादी नहीं होती है। इतनी कम आबादी में भी उनसे कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ। और दोस्तों, उस प्रधानमंत्री का कहना था कि भारत को इतने बड़े देश को हैंडल करना और इतने बड़े देश में ऐसी महामारी के समय हैंडल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं। और ये बिल्कुल सही है दोस्तों, हम भी बुराई कर सकते हैं 2 मिनट से। सरकार चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मनमोहन सिंह की हो, मोदी जी की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम सरकार को आसानी से कोस सकते हैं। पर जिस प्रकार से हैंडल किया था मोदी जी ने, वो हैट्स ऑफ है, दुनिया सलाम कर रही है। और दुनिया के राष्ट्रपति ने आके ये चीज़ बोली है। अब दोस्तों, हो क्या रहा है, G20 की मीटिंग में भारत तय कर रहा है कि किस प्रकार से आतंकवाद से लड़ना है, किस प्रकार से महंगाई से लड़ना है, किस प्रकार से देशों के साथ ट्रेड को बढ़ाना है, किस प्रकार से इंपोर्ट को कम करना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, किस प्रकार से भारत के जो इंजन, हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, तो उसको हमारे को इंजन की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो किस देश से लेना है, किस देश से हम नहीं लेना है। तो ये सारे एजेंडा भारत तय कर रहा है। तो जो विकसित राष्ट्र है नीदरलैंड, उनके जो सांसद है, उनके राष्ट्रपति है, उनका ये कहना है कि भारत पूरी दुनिया का एजेंडा तय करने में सक्षम है। क्योंकि दोस्तों, भारत में जो G20 की मीटिंग हो रही है वो पहली बार हो रही है।
इसलिए पहले शक था कि क्या भारत ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बहुत से विकसित राष्ट्र और अफ्रीकन राष्ट्र उन्होंने आके, और अमेरिका जैसी कंट्री ने आके, और उनके राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि भारत पूरी दुनिया का एजेंडा तय करने में सक्षम है। अब दोस्तों दूसरी तरफ क्या कर रहा है कि चाइना भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश को पहले एक्सपोर्ट कर रहा था, पर बांग्लादेश को जिस प्रकार से नकली ट्रेन दी गई वो बांग्लादेश से उस चंगुल से निकल गया। श्रीलंका आधा फंसा हुआ है, और पाकिस्तान को क्या कर रखा है कि पाकिस्तान को तो उधार में लेना है, या कभी देंगे या नहीं देंगे चाइना को वो भी पता नहीं। तो चाइना कितना भी महंगा दे या नहीं दे, तो चाइना के खिलाफ़ वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको चाइना उनके पेट्रोल पंप पर कब्जा कर रहा है, उनके हवाई अड्डे पे कब्जा कर लिया, उन्होंने पोर्ट ले लिए। पाकिस्तान को अभी कुछ मतलब उनके नेता जो है जो बेच रहे हैं, मतलब रख रहे हैं कि आप इतने साल के लिए गिरवी रख लो पर पैसा दे दो। तो दोस्तों पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में मीटिंग रखी, और जिनेवा में ये मीटिंग रखी, और वहाँ से $100 मिलियन अमेरिका ने बोले, $77 मिलियन जापान ने दिए, और ऐसा कर कुरा के कुछ $9 बिलियन मतलब 40,000 करोड़ रुपए के कुछ पाकिस्तान को मिले हैं। उसमें से पाकिस्तान ये समझ रहा था कि हमको दुनिया ने दान दिया है। दान नहीं दिया था, ये लोन दिया था, आधा जो वर्ल्ड बैंक ने, इस्लामी बैंक ने दिया था। इस प्रकार से सऊदी अरब ने 2 बिलियन दिए है, और अब यूएई जो अरब अमीरात हैं, अबू धाबी, वो भी 1 या 2 बिलियन दे रहा है। पर ये पूरी दुनिया की तरफ से कहा गया है कि वो पाकिस्तान को लास्ट बार उधार दे रहा है। दोस्तों पहले पाकिस्तान की जीडीपी किस प्रकार से चलती थी, तो अमेरिका पैसा देता था और उनकी जीडीपी चलती थी, मतलब उनके नेता या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ ये नहीं रखते हैं। दोस्तों अब उस बयान को जो मैंने कहा था, मोदी जी का बयान जा रहा है, तो उसमें पाकिस्तानी पत्रकार का ये कहना है कि भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। बाढ़ से पीड़ित तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आतंकवाद से पीड़ित है पाकिस्तान, तो भारत को पाकिस्तान से भी सलाह लेनी चाहिए थी। जबकि पाकिस्तान G20 का सदस्य ही नहीं है, और G20 का अध्यक्ष भारत है। तो भारत को पाकिस्तान जो भारत में टेररिज्म करवा रहा है, आए दिन हमारे जम्मू कश्मीर में कल भी टेररिज्म, 2 को कुत्ते की मौत मारा गया। उसके बाद हमारे पंजाब के साइड में तुम ड्रोन से ड्रग्स और हेरोइन भेज रहे हो, हथियार डाल रहे हो, और ये तुम ये चाहते हो कि भारत तुम्हारी तकलीफ़ें दूर करे। अब दोस्तों एक कांड और ज़बरदस्त हो गया, और इस तरह से तो पैसा मांग के आके पाकिस्तान पूरी दुनिया में खुश हो रहा था, पर एक प्रॉब्लम और पाकिस्तान की फंस गई। एक तो मैंने आपको बताया था कि एक मियाँ मिट्टू है जिसने 1000 हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराया जबरन, और बुज़ुर्गों के साथ शादी कराई। तो लंदन ने, जो ऋषि सुनक है, भारत के ही प्रधानमंत्री है जो हिंदू है, उनको ये बात बहुत बुरी लगी, और उन्होंने उस आदमी पर प्रतिबंध लगा दिया कि यह लंदन नहीं आ सकता। पर पाकिस्तान की सरकार ने उसे जेल में नहीं डाला। जब एक दूसरा देश उस पर प्रतिबंध लगाता है तो कुछ कार्रवाई तो उस देश को भी करनी चाहिए कि इतनी हिंदू लड़कियों के साथ अत्याचार किया है। और जिस माया बघेल या ऐसा कुछ नाम था उस लड़की का, उसको पहले लगभग 16 या 20 लोगों ने रेप किया हिंदू औरत का। उसके बाद उसके सर की खाल उतारी गई और उसको खेत में काट फूट के फेंक दिया। इतनी नफरत करते हैं ये हिंदुओं से। ये गज़वाए हिंद अभी भी करना चाहते हैं। गज़वाए हिंद का मतलब ये हिंदुस्तान को जीतना। इस प्रकार से ये आतंकवाद भारत में फैलाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि भारत से अब ट्रेड करें। मतलब गजब इनकी हिपोक्रेसी भी की भी कोई सीमा नहीं है। एक तरफ से भारत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ से चाहते हैं कि भारत ही हेल्प करें। और दोस्तों जब कोई दुश्मन देश जो आपसे ख़तरनाक नफरत करता हो, अगर उस देश का हर लोग ये कह दे कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की जनता वोट नहीं दे और कोई और सरकार आए, तो समझ लेना कि अपना बंदा सही है। अगर दुश्मन देश अपने देश के बंदे को, अपने देश के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करता हो, और समझ लेना चाहिए कि वो करेक्ट आदमी है। वो पसंद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मोदी जी के सरकार के समय
हमारी जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। हमारी नौसेना में जो खर्चा दिया जाता था, पहले बजट दिया जाता था, वो आर्मी और एयरफोर्स की तुलना में बहुत कम था, पर उसको बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों चाइना को भी भारत टक्कर दे रहा है और पाकिस्तान को भी दे रहा है। तो पाकिस्तान पूरा खतरनाक मोदी जी से नफरत करता है और कुछ जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इस तरह के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में भी आए ताकि पाकिस्तान का उद्धार हो। तो आप समझ सकते हैं बात को। अब दोस्तों हो रहा है जापान और अमेरिका के बीच रणनीति साझेदारी हो रखी है। जब जापान पर बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने, तब वापस अमेरिका और जापान के बीच जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें तय हुआ था कि जापान अब इतनी बड़ी सेना नहीं रखेगा, पर अगर जापान पर कोई हमला होगा तो अमेरिका उसका बचाव करेगा। तो दोस्तों अब जापान को लगने लगा है कि अमेरिका तो कब आएगा नहीं आएगा। जापान की दोस्ती जब से भारत के साथ हुई है तो भारत ने कहा है कि अपने आप को मजबूत बनाओ, किसी दूसरों के दम पे मत रहो। तो जापान अपने आप को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। जापान चाहता है कि जापान जैसी कंट्री टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1, वो चाहते हैं कि भारतीय वायु सैनिक उनको ट्रेनिंग दे। ताइवान के लोग चाहते हैं, यहाँ तक कि चाइनीज़ पायलट भी चाहते हैं कि भारतीय पायलट उनको ट्रेनिंग दे। अब समझ जाओ कि क्या ताकत है भारतीय सेना की। तो उस हिसाब से ये काम करना चाहते हैं। अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत भी इन रणनीतिक साझेदार बन जाए। रणनीति का मतलब जो युद्ध में अगर भारत पर हमला हो तो अमेरिका ये चाहता है कि वो अमेरिका पर समझा जाएगा, और जैसे पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला किया तो फिर भारत के साथ अमेरिका भी लड़ेगा। पर दोस्तों भारत इस मामले में नहीं फंसना चाहता। उसका कारण ये है कि अमेरिका तो आए दिन किसी न किसी देश पर भिड़ता रहता है, तो भारत किस किस के साथ दुश्मनी करेगा। भारत के सबके साथ अच्छा ही है। तो इस अगर रणनीतिक साझेदार बन जाता है तो फिर जब अमेरिका भारत को जिस तरह से चाहे उस तरह से यूज़ करेगा और अपना मतलब पट्टा बनाना चाहता है। पर भारत का कहने का मतलब तुम एक राष्ट्र हो, हम एक राष्ट्र है, हम दोनों लेवल के हैं, मैं तुम्हारा कोई ये चेला चपाटी नहीं हूँ पाकिस्तान की तरह। तो ये अमेरिका को बात समझ में आ गई है। दोस्तों एक कांड हो गया है। पाकिस्तान ने क्या किया था उत्तर कोरिया को, मतलब उत्तर कोरिया को, इनके जो साइंटिस्ट थे वो इंग्लैंड में साइंटिस्ट थे, जो भारत के भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, पर उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि आप न्यूक्लियर पावर बनाओ, भारत न्यूक्लियर पावर पर परीक्षण कर रहा है, तो आप भी कुछ वहाँ से आओ और आपको अच्छी पैसे दिए जाएंगे। तो साइंटिस्ट पैसों के चक्कर में पाकिस्तान आ गए और वो टेक्नोलॉजी उन्होंने इंग्लैंड से चोरी कर ली। तो चोरी करने के बाद वो न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी हो गए। अब उस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में देना सबसे बड़ा अपराध समझा जाता है। तो उस टेक्नोलॉजी को इन्होंने नॉर्थ कोरिया को दे दिया। आज नॉर्थ कोरिया जापान के, साउथ कोरिया के, अमेरिका के सबके नाक में दम कर रखा है, और उसकी वजह है पाकिस्तान। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये भारत कहना चाहता है, पर इन देशों को समझ में नहीं आता था। फ्रांस और जर्मनी ये हमेशा कहते थे कि नहीं नहीं बेचारे ये तो ऐसा कोई कट्टरवाद नहीं है, पर जब फ्रांस में चार्ली हेब्डो ने मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया तो उनका गला काट के हत्या कर दी गई। और जिनको इनको जो मतलब रेफ्यूजियों को शरण दी थी फ्रांस ने, वो रेफ्यूजी जो फ्रांस में कभी दंगे नहीं होते थे, सब अंग्रेज़ रहते थे, मस्त रहते थे, पैसा कमाते थे, टेक्नोलॉजी है, उस फ्रांस में दंगे होने लगे, क्योंकि ये कट्टरपंथी जहाँ जाते हैं वहाँ दंगे ही होते हैं। पूरी दुनिया में सुना कभी ईसाई टेररिस्ट बना, या कभी हिंदू टेररिस्ट बना, या कभी सिख टेररिस्ट बना? कभी नहीं। यही क्यों बनते हैं, इस बात को सोचना ज़रा। तो जर्मनी भी पहले भारत कहता था कि पाकिस्तान हमारी तरफ आतंकवाद करता है और इस तरह से हम परेशान हैं, तो बात नहीं मानता था। पर अब जर्मनी में भी जिन रिफ्यूजी को रखा था कि आओ हमारे देश में रहो, हम आपको ग्रीन कार्ड देंगे, तो अब वो दंगा करने लग गए। तो अब उनको समझ में आ रहा है। तो पाकिस्तान इतना
पूरी दुनिया के लिए खतरा, इसलिए उसने क्या किया, यूरेनियम की छड़ें, जिससे यूरेनियम से हम परमाणु ऊर्जा बनाते हैं, तो यूरेनियम की छड़ों को बना के एक कार्गो प्लेन, जो मतलब सामान को ले जाता, उस वेस्ट ले जा रहा था, तो स्क्रैप का आइटम था, तो स्क्रैप के आइटम के नीचे छड़ें छुपा दी थी। तो ये कोई मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरेबिया और ओमान को, किसी को पैसों के चक्कर में या कतर को बेचना चाहता है ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो ये ओमान से प्लेन कार्गो आया इंग्लैंड में, पर इंग्लैंड में इतने हाई सेंसर लग रहे थे सिक्योरिटी में कि उस कार्गो को कैच कर लिया, यूरेनियम छड़ों को। तो वहाँ की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आई, पुलिस आई जो एंटी टेररिज्म पर काम करती है, उन्होंने उसको पकड़ा और इस पर जांच चल रही है। उस कार्गो को जब्त कर लिया। और अब ये न्यूज़ क्या है, पाकिस्तान चला नहीं रहा है, केवल ये चला रहा है कि भारत क्रिकेट में भी हमें पूछता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी पैसा क्रिकेट का भारत से आता है, हम तो भारत के दम पर जी रहे हैं, भारत हमारे से अब ट्रेड नहीं करना चाहता, भारत कहता है जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा आंसर दिया है अमेरिका के एक प्रोफेसर है मुक्तेदर खान सर, वो भारत के ही हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत अभी जितना पावरफुल है उतना पावरफुल पाकिस्तान होता, और पाकिस्तान की जगह भारत होता इतना कमज़ोर और मतलब बैंकरप्सी की हालत हो रही होती देश की, तो पाकिस्तान अभी भारत पर अटैक कर देता 5 बार। उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि तुमने अब भारत तुम्हारी मदद भी करे आतंकवाद को मारने में, पर तुम्हारी अकड़ इतनी जोरदार है, तुम हिंदू को घृणा से देखते हो। तो अब दोस्तों ये क्या कर रहे थे कि वो यूरेनियम की छड़ों को वह जब्त कर लिया। तो वहाँ पता चला कि ये ईरान को बेचने वाले थे। दोस्तों ईरान न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इजराइल भारत का दोस्त है। इजराइल और ईरान ज़बरदस्त दुश्मन है, और अमेरिका भी ईरान का दुश्मन है। तो अमेरिका में मोसाद जो पूरी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, अपनी रो भी है, टॉप 5 में है रो भी, पर अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और भारत की रो। तो वो मोसाद ने क्या है कि बहुत सारे साइंटिस्टों को मार डाला, तो वो प्रोग्राम बीच में पोस्टपोन्ड हो गया। तो अब पाकिस्तान के थ्रू वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश की रही है। और दोस्तों पाकिस्तान और इजराइल में भी दुश्मनी है, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को देश ही नहीं मानता। मतलब ये इतनी नफरत करते हैं हिंदुओं से, यहूदियों से, इनको इंसान ही नहीं समझते। इनका बस चलता तो भारत को भी देश मानने से इनकार कर देते, पर इनका लफड़ा ये है कि ये पैदा भारत से ही हुए, इसलिए भारत का अस्तित्व ख़त्म करते हैं तो खुद का अस्तित्व भी ख़त्म होता है, इसलिए नहीं कर सके, वरना कर देते। इनके पासपोर्ट पर लिखा होता है कि आप इजराइल के सिवा पूरी दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, पर इजराइल में आपको अलाउ नहीं है। तो अब इजराइल भी सतर्क हो गया, पूरी दुनिया की एजेंसियाँ सतर्क हो गई, और पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान अटैक कर रहा है। उधर बलूचिस्तान आर्मी जो उनसे परेशान है वो भी अटैक कर रही है चाइनीज़ के ऊपर। और चाइनीज़ क्या है, वहाँ पाकिस्तान में मैंने नहीं कहा बहुत सारे बेस दिए, तो चाइनीज़ वहाँ काम कर रहे हैं। तो चाइनीज़ पर वो बलूचिस्तान के लोग अटैक कर रहे हैं कि गैस वगैरह हमारी है, तुम कैसे ले जा सकते हो। तो अब दुनिया का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है उस पर कभी भी आतंकवादी हाथ पहुंच सकते हैं, और भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तान के साथ परमाणु बम जो है, जो भारत को धमकी देता रहता है, भारत अभी इसको कितनी बार ठुकाई कर देता अगर परमाणु बम नहीं होता तो अब भारत चाहता है कि पूरी दुनिया इस देश को एक आतंकवादी देश घोषित करके पूरी दुनिया के लिए खतरा मान ले, और इससे परमाणु बम पूरी दुनिया ले ले टेबल पे और यूनाइटेड नेशन में जमा करा दे। उसके बाद भारत जब चाहे तब इसकी ठुकाई करता रहेगा, तब ये सुधर जाएगा और इसके आतंकवादी भी सुधर जाएंगे। अब दुनिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की तुम मदद करो, क्योंकि जितने भी आतंकवादी है, पाकिस्तान करप्ट हो जाएगा तो वहाँ के लोग भारत आएंगे, तो आप इतने लोगों पर गोलियां थोड़ी चलाओगे, पाकिस्तानी कोई भारत नहीं आएगा।
अब चिंता मत करो, भारत को कोई टेंशन नहीं है। बैंकरप्ट होता है, भिखारी होता है तो होने दो। इस प्रकार का दोस्तों घटिया देश है। अब मतलब वहाँ के मतलब सोच देखो आप, मुसलमान से ही वो नफरत करते हैं कि ये शिया है, ये अहमदिया है, तो उसको मतलब वित्त मंत्री नहीं बनाते। हमारे यहाँ मुस्लिम APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने एक हिंदू देश में, और उस देश में एक मतलब पत्रकार नहीं बन सकता हिंदू, अलाउ नहीं है उनका। इस तरह की मतलब हालत है। तो ये देश, आप सोचते होंगे मैं इसकी सबसे ज़्यादा बात क्यों करता हूँ, क्योंकि इस देश ने, चाइना अगर लड़ाई करता है तो भारत की आमने सामने टक्कर होगी, पर चाइना टेररिज्म तो नहीं करता है। ये टेररिज्म करता है, अंदर घुस के मतलब आम सिविलियन लोगों को मारने की कोशिश करता है, इसलिए भारत परेशान है दोस्तों। तो चाइना को उधर से क्या है कि भगाया जा रहा है और चाइना की ठुकाई हो रही है। तो चाइना के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फ़ोन लगाया और हड़काया कि भाई हमारे लोग मर रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो भारत का दुश्मन चाइना भी है, तो चाइना के लोग मर रहे हैं तो भी भारत के लिए अच्छा है, और पाकिस्तानी निपटे तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। कट्टरपंथी धीरे धीरे ये तालिबान सरकार आने के बाद भारत में भी फैली है। भारत में भी अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और इस तरह के मतलब संगठन के कुछ लोग पाए गए हैं दोस्तों। हमारी NI जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, आतंकी गतिविधियों में 2 व्यक्ति को कर्नाटक से पकड़ा गया जो इस्लामिक स्टेट के सदस्य हैं, और इसके एक आदमी ने दूसरे को भर्ती करवाया था इस्लामिक स्टेट में, और 4 लोगों को पहले पकड़ा गया था। इस्लामिक स्टेट एक आतंकवादी संगठन है, उसका मतलब ये जैसे सदस्य बने आतंकवादियों में भर्ती हुए। और दोस्तों मतलब कितने इनकी भारत के एक मतलब मोहम्मद अली जिन्ना था जिसने ही भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बनाया। वो चाहता था कि उसका कहना था कि हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकते, ये कभी भी एक नहीं रह सकते, तो उसने पाकिस्तान बनाया। पर उसका एक घर था मुंबई में, तो वो उसके लिए नेहरू जी को खत लिखता था कि भाई मेरा एक घर है, मैं कभी भी हिंदुस्तान आ सकता हूँ। भाई तूने देश का एक मतलब उस समय कह भी कैसा सकता था कि भाई तू मतलब जिस देश का तूने टुकड़े किए हैं उस देश में आके तू रहेगा। और उस समय नेहरू जी ने उसके मरते दम तक उसके लिए वो मकान रखा। पर उसके बाद जो एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो भी पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टी सरकार सीज कर लेगी, उसमें वो बंगला चला गया। मोदी जी होते तो मोहम्मद अली जिन्ना का पिन्ना निकाल देते। ये बात सत्य है, और ऐसे दमदार आदमी होना चाहिए, तभी मतलब उसके नाम से खौफ है आतंकवादियों को भी और जो देश के दुश्मन हैं उनको भी। दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि नासा के चीफ टेक्नोलॉजी तकनीकी कमान भारतवंशी के हाथ सौंपी गई है, जिनका नाम है AC चारनिया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि उनके अमेरिकी एरोस्पेस विशेषज्ञ भारत के एक पुत्र को, भारत के लाल को चुना गया, जो मतलब पूरे नासा के चीफ हैं। बिल नेल्सन उनके प्रमुख सलाहकार बने रहेंगे। ये भारत के लिए बहुत कड़ी बात है। और दोस्तों भारत की सैटेलाइट से क्या देखा गया, भारत की जब लोगों की कोविड के समय चिता जल रही थी, अमेरिका और चाइना मजाक उड़ा रहे थे, तो भारत की सैटेलाइट ने कैद किया एक फ़ोटो जिसमें चीन के शमशान घाटों पर भीड़, मतलब इतनी लाशें जलाई जा रही है, इतनी लाशों को दफनाया जा रहा है, तो वो सैटेलाइट से भी दिख रहा है, इतने ज़्यादा लोग हैं दोस्तों। चीन ने अब पाकिस्तान को धमकाया। चीनी विदेश मंत्री, मैंने कहा आपको दोस्तों कि चीन के विदेश मंत्री जो चिन गोंग नए बने हैं, उन्हें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को फ़ोन करके धमकाया कि चाइनीज़ लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करें, चाइनीज़ लोगों को आतंकवादी मार रहे हैं। और मतलब दोस्तों मज़ा तो
तब आएगा कि चाइनीज लोग और ज़्यादा मरेंगे और फिर उनको भागना पड़ेगा। तो पाकिस्तान का जो जिगरी दोस्त है चाइना, वो भी पाकिस्तान को एक दिन आतंकवादी देश घोषित करने पर मजबूर हो जाएगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में चीन ने क्या किया कि अफ़गानिस्तान में पहले पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तालिबानियों को बोला था। भारत ने कभी नहीं बोला। भारत को उन्होंने बोला था कि आप भारत ने क्या है 20 साल में अफ़गानिस्तान में $3 बिलियन इन्वेस्ट किए। वहाँ की संसद, वहाँ पर डैम भारत ने बनाए। $3 बिलियन मतलब 21 से 24 हज़ार करोड़ के बीच। तो ये 20 साल में लगा है। पर दोस्तों, उस देश के लिए $3 बिलियन बहुत ज़्यादा अधिक है। छोटा सा देश है, तो उसमें $3 बिलियन में संसद, डैम और इतने सारे 24 हज़ार करोड़ कोई कम रकम नहीं होती। तो वो इन्वेस्ट किए और तालिबानियों ने पाकिस्तान को तो धमका रहे हैं, पर भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मोदी जी आए और जो पुराने प्रोजेक्ट आधे अधूरे छोड़ के गए थे उनको वापस ले। भारत उसको वेट एंड वॉच की स्थिति में देख रहा था क्या होता है, ये आतंकवादी क्या क्या करते हैं, तो उसको देख रहा था। पहले कोई फैसला नहीं लेना चाहता था, मतलब एकदम से, कि ताकि मुंह के बल गिरना पड़े। तो इस बीच क्या हो गया, चाइना ने मौका ढूंढ लिया और चाइना ने वहाँ पर पेट्रोल ढूंढने का टेंडर ले लिया और बोला कि जो भी आएगा आधा मतलब खर्चा हम करेंगे और फिर निकालने के बाद उसमें से वो खर्चा निकाल लेंगे हम पेट्रोल बेच के। तो इस तरह से भारत को दोस्तों नुकसान हुआ भारी तरह से। भारत को इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि भारत अगर तेल निकालता अफ़गानिस्तान से तो ये फ़ायदा भारत को होता। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अफ़गानिस्तान के लोग भारत से इतना प्यार करते हैं और पाकिस्तान से इतनी नफ़रत करते हैं क्योंकि भारत ने कभी आतंकवाद नहीं फैलाया। भारत किसी देश में दिया तो गेहूं दिए, हज़ारों टन मेडिकल दिए और वैक्सीन दिए। दोस्तों, एक बात की बहुत तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में। मोदी जी ने एक दिमाग लगाया। कोविड-19 के समय क्या हुआ, पूरी दुनिया में अमेरिका और ये लोग भी अपनी औकात पे आ गए थे और गरीब देशों को वैक्सीन देने से मना कर दिया था। पर उस समय 33 से ज़्यादा कंट्री को मोदी जी ने वैक्सीन फ्री में दी और लगभग 80 से ज़्यादा कंट्रियों को पैसे में बेचा, और वो भी किफ़ायती दामों में। तो वो कंट्रियाँ क्या है, अब भारत के गुण गा रही है और वो भारत में इन्वेस्ट भी कर रही है और वो ये भी कह रही है कि भारत आके हमारे देश में इन्वेस्ट करें। और वो चाइनीज़ कंपनियों को पर इतना विश्वास नहीं करते जितना भारत पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। अगली बात करें दोस्तों अमेरिका की। अमेरिका के पेंटागन से ये रिपोर्ट निकल के आई है। पेंटागन अमेरिका का सबसे सिक्योरिटी इलाका है। जो सिक्योरिटी एजेंसी है, वहाँ के सिक्योरिटी अध्यक्ष ने कहे हैं कि भारत के साथ मिलकर हम रणनीतिक साझेदारी को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। भारत पर हमारे को ज़्यादा भरोसा है और भारत और मतलब उनके कहने का मतलब भारत और जो अमेरिका का रिश्ता है उसे और नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। कैसे, तो जैसे ट्रेड अभी 200-250 मिलियन की हो रही है तो उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और जो भारत दूसरे देशों से हथियार ले रहा है या टेक्नोलॉजी ले रहा है तो वो टेक्नोलॉजी भी भारत को देने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों, जो अल जवाहिरी को मारने वाला ड्रोन था MQ-9, उसकी मिसाइल थी हेल फायर मिसाइल। तो हेल फायर मिसाइल जैसी भारत ने, मैंने आपको कहा 4,278 करोड़ रुपए का प्रदान किया था भारतीय सेना को, उसमें से हेलिना मिसाइल खरीदनी थी। तो अमेरिकन जैसी मिसाइल ही हेलिना मिसाइल भारत ने बनाई है। दोस्तों, वो हेलिना मिसाइल MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन होता है अमेरिका का। वो ड्रोन मतलब 2-4 ट्रकों के बराबर इतना बड़ा होता है, दूर से छोटा सा दिखता है। उसमें वो मिसाइल लगती है हेल फायर। हेल फायर में भी 2 टाइप की होती है। एक तो हेल फायर वो जो इतना बड़ा बंगला हो या मकान हो या कैंप हो उसको पूरा का पूरा उड़ा देती है और उसमें जितने ही लोग होते हैं वो सारे मर जाते हैं। एक होती है मतलब एक मिसाइल जिसके अंदर से एक त्रिशूल टाइप की निकलता है और वो घूमता हुआ जाता है मिसाइल का, और वो पूरे आदमी के शरीर को, एक आदमी को टारगेट करता है और उसके चिथड़े उड़ा देता है। तो जो अलकायदा का चीफ था पहले, ओसामा बिन लादेन, उसको एबटाबाद कहाँ, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने खिला पिला कर आतंकवादियों को रख रखा था, ओसामा बिन लादेन को, तो 26/11 करने वाले को। तो उसको
मरने के बाद, उसकी मौत के बाद अल जवेरी उसका अलकायदा का चीफ बना। वो बहुत सालों तक वो भी पाकिस्तान में रहा। मतलब जितने भी ये आतंकवादी के मतलब मारते होते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं, और पाकिस्तान फिर चाहता है कि दुनिया हमारे को अपनाए, दुनिया पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करे। न्यूजीलैंड की टीम को Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ी। मतलब 11 राष्ट्रों के 11 खिलाड़ियों के लिए 11 राष्ट्रों के जो राष्ट्रपति आते हैं उतनी सिक्योरिटी टीम के खिलाड़ियों को देनी पड़ी। तो आप सोच सकते हो को देशा कैसा अमन पसंद देश है वो। वहाँ तो बहुत शांति रहती है। केवल आतंकवादी अपनी छाती पर बम बांध के आते हैं और फट जाते हैं, खुद भी फटते हैं और दूसरों को भी फाड़ देते हैं। और दोस्तों, कोरोना से मौत चीन छिपाता रहा, लेकिन सैटेलाइट ने खोली पोल, दिखा लाशों का अंबार। मैंने आपको बताया इस खबर में कि जिस प्रकार से चाइना ने भारत का मजाक उड़ाया था, तो भारत ने भी बदला लेने के क्या लिया कि भारत की सैटेलाइट ने उसकी खबर रख ली चाइना की। और चाइना के जो लाशों का इतना बड़ा अंबार लग रहा था वो सैटेलाइट से साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि भारत की सैटेलाइट में इतने ज़बरदस्त कैमरे लगे हुए हैं कि उनको जूम करके देखा जा सकता है। दोस्तों, एक बात आपको बहुत गर्व होगा, इसरो है भारत का। इसरो खुद भी सैटेलाइट भेजता है भारत की भी अंतरिक्ष में, और दूसरे देशों की भी सैटेलाइट अब भारत भेजता है और उससे मनी कमाता है। भारत ने 40 साल पहले अपनी सैटेलाइट वायुमंडल के पार स्थापित कर दी थी कक्षा में आराम से, और वो बहुत सारी सैटेलाइट काम कर रही है अभी तक। बहुत सारी वो हो गई और कचरा बन गई, और उसके बाद दूसरी को ये किया गया। पर इंग्लैंड 2022 में ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में, पहले तो वो दूसरे देशों से सैटेलाइट अमेरिका से आकाश में भिजवाता था, पर अब की बार इंग्लैंड ने भारत के ऊपर राज किया 200 साल, और भारत को जन्मे पे 75 वर्ष ही हुए, क्योंकि आज़ादी के पहले कोई नहीं गिना जाता, मतलब जो गुलाम थे उसमें। तो 75 वर्ष में भारत ने 40 साल पहले सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित कर दिया था। और उस समय जो सैटेलाइट के रॉकेट के पार्ट्स हम बैलगाड़ियों पे और साइकिल पे ला रहे थे, तो दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही थी। तो उस मजाक का जवाब इसरो ने दिया, और अब पूरे इंग्लैंड के लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इंग्लैंड की एजेंसी को, स्पेस एजेंसी को। वो रॉकेट असफल हो गया, फर्स्ट बार ही भेजा और फर्स्ट बार ही असफल होता है दोस्तों, इसमें कोई बात नहीं। भारत का भी असफल, नासा का भी असफल होता है। पर दोस्तों, ये एक मतलब बड़ी बात नहीं है। एक सैटेलाइट भेजना वो मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर टेस्ला का मालिक है, वो खुद एक अकेला आदमी होके, उसकी स्पेस एजेंसी है, वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट आराम से भेज सकती है। वो अंतरिक्ष में लोगों को भेज रहा है, और एक पूरे देश की एजेंसी एक सैटेलाइट को नहीं भेज सके। दोस्तों, सैटेलाइट जैसे हम चंद्रयान और वो मिशन करते हैं ना, चंद्रयान 2, वो फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, वैसे मिशन तो बहुत बड़े लेवल के होते हैं। अब हम अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पे या चंद्रयान पे हम लोगों को भेज रहे हैं, तो वो अगले 2-3 साल में भेजेंगे। हम दोस्तों 3 महीने में 3 सैटेलाइट भेजने वाले हैं अभी। और इंग्लैंड को बरतानिया भी कहते हैं उर्दू में, तो बरतानिया के लोग बाग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भारत को देखो, भारत ने 40 साल पहले जो सैटेलाइट भेज दी वो आप आज नहीं भेज पा रहे हो। तो भारत आपसे कितना आगे टेक्नोलॉजी में, और इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, बात कर रहा था MQ-9 ड्रोन की। MQ-9 रीपर ड्रोन भारत 30 की संख्या में खरीदने वाला था, पर उसकी रेट बहुत ज़्यादा थी। टोटल कुछ 24,000 करोड़ से 25,000 करोड़ थी, और भारत चाह रहा था कि इसको 20 करोड़ में दे दिया जाए, 20,000 करोड़ में दे दिया जाए। पर अमेरिका नहीं मान रहा था, तो भारत ने कहा फिर 15 ड्रोन ही खरीदेंगे। तो अमेरिका ने ऐसा करो, फिर अमेरिका को भारत के डिप्लोमेट्स जो भारत में भी, उन्होंने समझाया कि इससे तो भारत आपसे और ज़्यादा दूर हो जाएगा, और फ्रांस और रशिया से ही हथियार खरीदेगा, फिर आपसे नहीं खरीदेगा। तो अब हम क्या है कि मेक इन इंडिया जो आत्मनिर्भर पहल चलाई है मोदी जी ने, तो हमारी प्राइवेट कंपनियां भी हथियार बना रही है और सरकारी कंपनियां भी हथियार बना रही है। हम क्या करते हैं कि हम हथियार नहीं खरीदते, अब हम हथियार के साथ हथियार की टेक्नोलॉजी भी खरीदते हैं।
तो वो टेक्नोलॉजी खरीदने बाद क्या वो हथियार हम खुद बना लेंगे तो फिर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। तो MQ-9 रीपर ड्रोन को हम खरीदेंगे 30 की संख्या में। उसकी टेक्नोलॉजी जो असेंबल करने की जो भी टेक्नोलॉजी भारत को दी जाएगी उसका उपयोग भारत अच्छी तरीके से करेगा और उसको, और भारत भी अपना उसी तरह का एक ड्रोन बना रहा है, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन। तो दोस्तों भारत मतलब रीजनल पावर तो बन ही गया है। अब साउथ कोऑपरेशन मतलब इंडो पैसिफिक में भारत को चाइना से भी दमदार पावर माना जाता है। तो रीजनल पावर तो है ही है, मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया और ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब में तो रीजनल पावर भारत ही है सबसे मजबूत और दमदार, सबकी मदद भारत ही करता है। उसके बावजूद जो दुनिया के लेवल है तो भारत इकोनॉमी में चौथे नंबर पे है, तो किसी चीज़ में दूसरे नंबर पे है, मतलब दूसरे या चौथे या तीसरे नंबर से भारत ज़्यादा पीछे नहीं है। लास्ट किसी हर चीज़ में कह रहा हूँ, या किसी को एक्सपोर्ट करने के मामले में हो या किसी और चीज़ का मामला हो, तो इस प्रकार का भारत मतलब 5वें नंबर पर आता है। दोस्तों भारत, जो आप सोच रहे होंगे G20 की जो मीटिंग हो रही है, इसमें क्या है कि अभी भारत के इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो वापस से बन गए और वो है मोदी जी के जिगरी। तो उन्होंने आज फ़ोन पे बात की और उनको कहा और भारत आने का न्योता दिया। और दोस्तों तो ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसी दिन इजराइल ने क्या है एक मोटर का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक मोटर का, जो बहुत पावरफुल होगी 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिकल में। तो वो टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इजराइल देख लो दोस्तों, छोटा सा देश है, उसमें इजराइल के हर लोग को 2 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। पहले भारत के सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, जब सरकार मोदी जी नहीं थे उससे पहले कोई कुछ मतलब बदला लेना तो छोड़ो, कोई कुछ कहता तक नहीं था। इजराइल में ऐसा नहीं है। इजराइल में केवल एक हिंदू लड़की को मार दिया, उसकी जगह लगभग 50 से 60 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार के दम लिया। मतलब इस तरह से ज़बरदस्त इजराइल बदला लेता है। तो अब पाकिस्तान रडार में आ गया है इजराइल की, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर ईरान के पास होगा तो वो इजराइल पर हमला कर देगा और ये इजराइल कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अब दोस्तों क्या हुआ है, कनाडा की बात बताता हूँ। कनाडा में भारत के खालिस्तानी संगठन, जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था तब कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया कि भारत के किसानों और खालिस्तानियों का सपोर्ट किया। तो उस समय भारत ने कहा था कि जब आपके देश में होगा तब पता चलेगा, इस तरह से आप ना करें और भारत की सॉवरेनिटी पर आप उंगली ना उठाएं और भारत के और कनाडा के रिश्ते ख़राब ना करें। उस समय जस्टिन ट्रूडो ने ख़राब कर दिए। अब चाइना ने धमकी लगा दी जस्टिन ट्रूडो की, और इंडो पैसिफिक में अगर व्यापार करना है तो चाइना ने धमकी लगा दी, तो अब किसके पास जाना है, रहा तो भारत। तो अब जस्टिन ट्रूडो ने मतलब अपना सिक्योरिटी लेवल का प्रस्ताव पारित कराया और उसमें कहा भारत सबसे हमारा दोस्त जिगरी रहेगा, रीजनल पावर रहेगा। और अब जो खालिस्तानी संगठन है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। अब उसको पता चल रहा है। तो ये बात तो है कि मतलब जो देश अच्छे भारत से ये करते थे वो अब लेवल में आ चुके हैं। दोस्तों इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों का आतंक का स्वामीनारायण मंदिर पर किया हमला, भारत विरोधी नारे लगाकर। दोस्तों इंग्लैंड में भी 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि जो भगवान का मंदिर था उसके ऊपर ध्वज था, उसको उखाड़ के फेंक दिया, मंदिर को तोड़ा फोड़ा गया। तो इस तरह से ये कट्टरपंथी हर जगह है। तो अगर पूरी दुनिया को बचाना है तो इस कट्टरपंथी सोच से एजुकेट करना होगा लोगों को। और भारत का यही कहना है कि अगर आप इस तरह से एजुकेट नहीं करोगे और कट्टरपंथी विचारधारा को और बढ़ाओगे तो फिर हो गया ये। पाकिस्तान में आप बात नहीं मानोगे, जो TTP पाकिस्तान पर हमला कर रही है उसमें से कुछ सैनिक तो उन आतंकवादियों के फैन हैं, तो कुछ तो उनसे लड़ना ही नहीं चाहते।
तो दोस्तों लास्ट खबर है, रूस के खिलाफ इस साल जंग जीत सकता है यूक्रेन, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल बनेगी गेम चेंजर। मतलब जो लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिका ने दी है यूक्रेन को। और अब दोस्तों रशिया भारत का दोस्त है और रशिया थक इसलिए गया युद्ध में कि केवल यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ रहा है, लगभग 10 बिलियन डॉलर आप देख लो कि 10 बिलियन डॉलर जो 40,000 करोड़ से ऊपर 40-50 हज़ार करोड़ से ऊपर का मदद तो अमेरिका ने अब तक कर दिया। और उसके बाद भी 10-15 बिलियन डॉलर का अलाउ कर दिया है। उसके बाद नाटो जो 30 कंट्री है वो कोई टैंक दे रही है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम दे रही है, कोई आर्टिलरी गन दे रही है, कोई तोप दे रही है, कोई मिसाइल दे रही है, कोई रेडार दे रहा है। तो इस तरह से यूक्रेन के पास तो कोई कमी नहीं आ रही है, कोई सैनिक दे रहा है, कोई उनको इंटरनेट मुहैया करा रहा है। तो अब रशिया अकेला देश है और इधर लगभग 50 से 60 कंट्री है। तो कोई भी देश वो अगर 50-60 कंट्री वो लड़ नहीं रहे पर वो कोई सैनिक भेज रहे हैं, उनके सैनिक लड़ नहीं रहे पर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्ट्रेटजी बता रहे हैं, मतलब जो कंप्यूटर पे बैठना चाहिए ड्रोन से अटैक वो कर रहे हैं। तो उनको क्या करना, इस प्रकार से तो कोई भी देश जीत सकता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। जय हिंद। और हमेशा की तरह एक बात कहूँगा, अपने देश के पक्ष में बयान न दे कोई बात नहीं, पर अपने देश के खिलाफ मत देना। और अपने जीवन में इतना ज़रूर सोचना चाहिए व्यक्ति को कि मेरे देश में मैं पैदा हुआ, काम किया और लास्ट में मर गया तो मैंने मेरे देश के लिए क्या किया। रोटी कपड़ा मकान तो सब बनाते हैं, खाते भी सब हैं, पैसे वाला कोई बनता है कोई नहीं बनता है, कोई अच्छा रहता है, पर जिस देश ने आपको सब कुछ दिया उस देश को आपने क्या दिया ये ज़रूर सोचना चाहिए। और एक बार ज़रूर सोचें। जय हिंद, जय भारत।